Maintaining our focus on the national capital because, mind you, 5th of February is when Delhi goes to polls. And Delhi Chief Minister's residence, been termed as the Sheesh Mahal, has become the center of politics ahead of the assembly polls in the national capital. A standoff between the Aam Aadmi Party and Delhi police unfolded after the police barred the Aam Aadmi Party Member of Parliament Sanjay Singh and Delhi Minister Saurabh Bhardwaj from entering the Chief Minister's residence. The Aam Aadmi Party leaders had planned a media tour to counter the BJP's allegations of exorbitant renovation expenses during Arvind Kejriwal's tenure. The Aam Aadmi Party leaders engaged in a heated argument with the police and staged a dharna right outside the 6 Flagstaff Road bungalow after being denied entry. The police cited lack of permission to allow the entry of the Aam Aadmi Party leaders, including the Member of Parliament, to the Chief Minister's official residence. Now, meanwhile, Sanjay Singh, the Member of Parliament, also alleged that Prime Minister Modi lives in a Raj Mahal worth 2,700 crore rupees and challenged the BJP to open it up for a similar visit with the media. Aam Aadmi Party leaders also staged a protest near the Prime Minister's residence. 25 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, यह निश्चित रूप से दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सरकारी कर्मचारियों का भी अपमान है। और यह उनकी उसी अराजक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट कर चुके हैं और अपनी सांसद के साथ मारपीट कर चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी ने किया है, यह इनकी उच्छृंखल, उद्दंड और अराजक प्रवृत्ति का सीधा साधा उदाहरण है। दिस इज अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर इररिस्पॉन्सिबल, इनसेन एंड एनार्किक बिहेवियर। और मुख्यमंत्री आवास के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही थी, उसकी आज पोल खुल गई। वो कह रहे थे वहां सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। हम गए थे वहां पर, मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया, पुलिस का पहरा लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? मोदी जी का है, अमित शाह का है। अब हम आए हैं राजमहल देखने, और इस राजमहल के अंदर 5,000 सूट है मोदी जी का, 6700 जूते की जोड़ियां हैं, 300 करोड़ की कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है। वो सब कुछ देखना है और हम यहाँ 10 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब ये सारी चीजें अंदर मौजूद है। 10-10 लाख की पेन मौजूद है, 5,000 सूट मौजूद है, 6700 जूते मौजूद हैं। जब मुख्यमंत्री निवास को हम दिखाने के लिए तैयार हैं, तो प्रधानमंत्री निवास को छिपाया क्यों जा रहा है? प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। उनका निवास स्थान देखने का हक पूरे देश को है। जैसे मुख्यमंत्री के निवास स्थान को देखने का हक दिल्ली के लोगों को था, ऐसे ही पूरे देश के लोगों को हक है। इसमें छिपाने वाली तो कोई बात नहीं। कब से रह रही हैं यहाँ पर? आतिशी मार्लेना कब से रह रही हैं? शीला दीक्षित ने यादव सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? उन्होंने पीएम आवास को राजमहल का नाम दिया और कह रहे हैं कि उसको भी जनता के लिए खोला तो उसको चाहिए संजय सिंह को कि जाके राहुल गांधी से पूछे कि तुम्हारे पिताजी ने राजमहल क्यों बनाया था। 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे 7 रेस्कोर्स रोड कहते थे, राजीव गांधी के समय से तब से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो स्वर्गीय नरसिम्हा राव हुए, स्वर्गीय चंद्रशेखर हुए, वीपी सिंह जी हुए, अपना गुजराल साहब हुए, मनमोहन सिंह जी हुए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हुए, सब उसी बंगले में रहे हैं।
तो आज मनमोहन सिंह रह रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी रह रहे हैं, 47 के बाद कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो वो रहेगा। तो इसमें इनको क्या तकलीफ है? वो सरकारी दर्जा प्राप्त प्रधानमंत्री आवास है जहां सरकारी पैसे से काम होता है। शीश महल में सरकार जब मना कर रही है पीडब्ल्यूडी विभाग कि हमने पैसा नहीं लगाया, वो पैसा चोरी का पाप की काली कमाई अरविंद केजरीवाल कहां से लाए, उसका जवाब हम मांग रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है, जो आतिशी जी सीएम की कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकती है, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि तुम मेरी कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते हो, जो सीएम की कुर्सी को खाली छोड़ देती है। इतना बड़ा जो है दिल्ली के लोगों के साथ में उसकी बेइज्जती करना सीएम की कुर्सी का, तो ये आतिशी जी ने जब दिखाया तो उनको अरविंद केजरीवाल अपने घर में कैसे घुसने दे सकता था। तो पीडब्ल्यूडी ने भी लेटर दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने उनको दिया था अलॉटमेंट, उन्होंने अलॉटमेंट लिया नहीं है और आज वो एक नहीं दो बंगले में रहती हैं। तो जो आतिशी जी कह रही हैं कि उनके अलॉटमेंट कैंसिल किया, बिल्कुल ही झूठ बात है। उनको अलॉटमेंट किया था, मगर अरविंद केजरीवाल ने उसको मना किया कि तुम मेरे घर में नहीं घुसना है, इसलिए वो उनके अंदर जाके नहीं घुसे हैं। तो केवल इतनी सी बात है। आज वो पूरा उसका इशू बना रहे हैं और वो संजय सिंह का मुझे पता लगा कि वो जा रहे हैं वहां पे दिखाने के लिए। बिल्कुल दिखाइए और ये भी बताइए कि ये जब हमारे देश में और ये दिल्ली में कोविड चल रहा था, सारे लोग मर रहे थे, उस समय ये शीश महल बना था और वो आदमी ने बनाया जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, वो आदमी ने बनाया। और एक बंगला नहीं, 6 बंगलों को तोड़कर एक अपना बंगला बनाया। और वो कोई ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस नहीं है। इससे पहले के जो भी मुख्यमंत्री रहे उनको सरकार ने जो भी दिया वो उसी घर में रहे और ऐसा आलीशान बंगला तो किसी ने नहीं बनाया। तो ये अरविंद केजरीवाल ने एक अपना राजा महाराजा की तरह अपने बंगले को बनाया था। Well, one aspect or a tussle point, friction point, flash point, call it whatever, is of course the Delhi Chief Minister's residence being dubbed the Sheesh Mahal in the national capital. But in another aspect, and in what could signal a shift in political alignments ahead of the Delhi Assembly elections, Aam Aadmi Party launched the Sanatan Seva Samiti. Now, several members of BJP's Mandir Prakosht joined the Aam Aadmi Party's Sanatan Seva Samiti. Members joined Aam Aadmi Party in the presence of party's national convener Arvind Kejriwal, former Deputy Chief Minister Manish Sisodia and other Aam Aadmi Party top leaders. The move, according to insiders, comes after Arvind Kejriwal's promise to provide Rs 18,000 per month to Pujaris and Granthis if his government is re-elected. Aam Aadmi Party's Pujari Granthi Samman Rashi. This particular scheme was announced just last week, all a part of the party's pre-poll guarantees ahead of the February 5th elections. The initiative promises a monthly honorarium to Hindu and Sikh priests serving in temples and gurudwaras. Aam Aadmi Party's scheme mirrors the existing honorarium provided by the Delhi Waqf Board under the Kejriwal government, which grants Rs 17,000 to Maulvis and Rs 60,000 to muezzins of registered mosques across the national capital. Well, it's a new year. Time to look at the new ISRO chief as well. V. Narayanan, a noted rocket and spacecraft propulsion expert, has been appointed as the next chairman of the Indian Space Research Organization. Narayanan takes charge at a time when India's space sector is in reform mode and the National Space Agency has major projects that are lined up, including the Gaganyaan human space flight. You've got the Chandrayaan-4 mission that's on the cards and the development of the country's own space station. That's right. Now, Narayanan has also taken charge as the Secretary of the Department of Space in the government. V. Narayanan will assume office on the 14th of this month, succeeding the current ISRO chief S. Somnath. ISRO is a great organization and it is a great responsibility given to me by Honorable Prime Minister Modi ji. And ISRO is a organization which has been started in the year 1962. Last 62 years, outstanding contribution is done for the society and the country. And you take any field, excellent contribution is made. And this organization is led by very, very great leaders like Professor Vikram Sarabhai, Professor Satish Dhawan, Professor U.R. Rao, Kasturingan sir, Dr. Radhakrishnan sir, Kiran Kumar sir, Dr. Sivan sir, and then of course the present chairman, Mr. Somnath. So great leaders have given leadership role to the organization, and now I am extremely thankful to the Honorable Prime Minister for having great faith on me and giving that responsibility.
And I am sure with the type of the employees and technocrats and management staff available in ISRO, we will be in a position to do great job and contribute for the country. Let's throw some more light on this rocket propulsion expert. Now, V. Narayanan is a distinguished scientist with nearly 4 decades of experience in rocket and spacecraft propulsion. He is a rocket and spacecraft propulsion expert and has joined the ISRO in 1984 and functioned in various capacities in the organization. Now, during the initial phase, he worked in the solid propulsion area of sounding rockets and ASLV and PSLV at Vikram Sarabhai Space Center. Currently, V. Narayanan is the director of the LPSC, one of the major centers of the ISRO, having its headquarters in Velaimala in Thiruvananthapuram, with a unit in Bengaluru as well. Shifting our focus to Maharashtra, superstar Salman Khan's Bandra residence, Galaxy Apartments, has turned into a fortress with intense security measures being put in place. Following threats from the Bishnoi gang, the area now resembles a high-security zone, from police checkpoints to armed guards by the sea. Here's an exclusive look at the multi-layered security safeguarding Salman Khan and his family. सलमान खान के घर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। Y+ सिक्योरिटी से भी ज्यादा सिक्योरिटी सलमान खान के घर के बाहर है और कारण है बिश्नोई गैंग का सलमान खान को धमकी देना। लगातार बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान है और इसी वजह से सुरक्षा ये बढ़ाई गई है। सलमान खान के घर के सामने जो ऑपोजिट रोड पे करीब 50 मीटर की दूरी पर जो समुद्र की खाड़ी है, वहां पर हम देख सकते हैं 2 पुलिसकर्मी बैठे, ताकि समुद्र के अंदर से कोई इस तरफ आने की कोशिश अगर करने की कोशिश करे तो पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ जो है 2 बार ऐसी कोशिश की जा चुकी है। एक बार सलमान खान के पिता सलीम खान को एक पत्र दिया गया है धमकी वाला, वो मॉर्निंग वॉक करते हैं यहाँ पर लगातार, और दूसरा यहाँ पर कोशिश की गई है फायरिंग करने की, और कोशिश नहीं की गई है, फायरिंग की गई है। 5 राउंड फायरिंग गुप्ता और पाल ने की थी। जो शूटर हैं वो बाद में पकड़े गए थे और इस पूरे मामले में सुखा नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सलमान खान के घर के बाहर ये एक चौकी बनाई गई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में रहते हैं। SRPF के भी पुलिसकर्मी है। गाड़ी है जिसके अंदर रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ पर रहती है। इसके अलावा बख्तरबंद जो 2 गाड़ियां हैं वो सलमान खान के साथ चलती हैं। सलमान खान के साथ काले रंग की 4 गाड़ियां चलती हैं। ये उनका कॉन्वॉय है और कॉन्वॉय के साथ ये सभी गाड़ियां चलती हैं। वो जो गैलेक्सी का गेट है वहां पर भी हम देख सकते हैं बाहर पुलिसकर्मी है, अंदर पुलिसकर्मी है। एक बिजी रोड था लेकिन इस रोड को 1 वे कर दिया गया है। अब इस रोड पर एक तरफा गाड़ी समुद्र की तरफ से, बैंड स्टैंड की तरफ से आती है। जाने का कोई रास्ता यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर सलमान खान के घर के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा है। जो बुलेट प्रूफ कांच है वो आप देख सकते हैं। दक्षिण के उत्तर की तरफ का कांच जो है लगा दिया गया है। पश्चिम की तरफ के कांच को लगाने का कार्य जारी है। 3 मजदूर लगे हुए हैं, 3 मजदूर अंदर हैं, 3 मजदूर बाहर हैं। और लगातार सलमान खान की ये जो गैलरी है जहां पर वो आते हैं ईद के मौके पर, दिवाली के मौके पर और अपने जन्मदिन के मौके पर, और वो कोशिश करते हैं लोगों को अभिवादन, लोगों को हाय करें। जो जितने उनके फैंस हैं उनको सबको का अभिवादन वो स्वीकार करें। काफ़ी देर तक वो गैलरी पर रहते हैं। सलमान, उनकी बहन अर्पिता और उनके साथ उनके पिता सलीम, उनके जो भाई हैं अरबाज, सोहेल, ये सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस गैलरी को ही बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी मौका मुंबई पुलिस न ले सलमान खान की सुरक्षा में कोताही बरतने का। हमारे साथ सलमान खान के 2002 के हिट एंड रन केस के जो वकील हैं मुकेश पांडे, वो मौजूद हैं। मुकेश पांडे ने ये पूरा केस लड़ा हुआ है और सलमान खान को 5 बार कोर्ट के अंदर जाना पड़ा था। मुकेश पांडे जी, आप बताएं कि आप देख रहे हैं सलमान खान के केस को 2002 से, तब में और अब में सुरक्षा में कितनी तब्दीली आई है? तब सलमान खान कोर्ट में कैसे आते थे? अभूतपूर्व, क्योंकि सलमान खान जब पहले थे तो एक बॉडीगार्ड उनको मिला हुआ था और उनके 1-2 प्राइवेट बॉडीगार्ड हुआ करते थे, और अभी तो पूरी बटालियन में तब्दील कर दिया गया। पूरा एकदम ऐसा लगता है कोई एकदम पुलिस का केंद्र है। उनके घर की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है। सलमान खान 2002 के केस में, हिट एंड रन केस में कितनी बार आए थे? उनको 5 साल की सजा हुई थी, हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो उस समय आपने क्या देखा था? 5-6 बार आए थे और हमेशा बहुत सिंपल तरीके से आते थे। बॉडीगार्ड उनके साथ एक पुलिस हुआ करती थी, वो भी लंबे चलती थी। और अभी तो कैसा है कि पूरी सुरक्षा इनकी जो है 3-3 चौकियाँ बना दी गई हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, दोनों तरफ से गाड़ियों का चेकिंग हो रही है। समुंदर की तरफ भी हवलदार बैठे हुए हैं, पुलिस कांस्टेबल बैठे हुए हैं, और प्राइवेट सिक्योरिटी भी उनकी अपनी खुद की है। तमाम बुलेट प्रूफ का कांच लग गया है। तो ऐसा देख के लगता है कि और कारण इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग।
जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें पुलिस कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट सलमान खान थे। उनके न मिलने की वजह से उन्होंने उनके संरक्षक बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लेकिन ये एंगल इतना पुअर इन्वेस्टिगेशन पहली बार बॉम्बे पुलिस का रहा है कि उनका लड़का विधायक था, वो 3 बार खुद विधायक थे, मंत्री रहे हैं, उनके इतने नेक्सेस एक्सेस थे बाबा सिद्दीकी जी के, वो एंगल क्यों नहीं खंगाला जा रहा है। Well, talk about the Bishnoi gang. Just a day after the Mumbai Police Crime Branch filed a 4,590-page charge sheet in connection with the murder of Nationalist Congress Party leader Baba Siddiqui, his son and former MLA Zishan Siddiqui objected to the police negating any builder or slum redevelopment authority project angle in the case. Now, Zishan expressed that the family was opposing the displacement of citizens living in the slums in the area where the project is intended, and that they had pointed out the same to their statements to the Mumbai police after the very murder. He also said that he is not sure if the Mumbai police's probe veered in that direction at all. Now remember, Siddiqui was assassinated outside his son and then MLA's office in Bandra East on the 12th of October last year. On Monday, Mumbai Police Crime Branch filed a charge sheet against 26 different individuals who are all arrested in connection with the murder and identified 3 wanted suspects, including Anmol Bishnoi, brother of jailed gangster Lawrence Bishnoi, Mohammad Yasin Akhtar, and a Pune resident Shubham Lonkar. पूरी चार्जशीट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे पता चला है कि परसों चार्जशीट फाइल हुई है और चार्जशीट अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। कुछ लगभग 4,590 पेजेस की चार्जशीट सबमिट हुई है, मगर जैसे मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है और मुझे समझने में आया है, वो अगर कह रहे हैं कि बिल्डर लॉबी का जो एंगल है वो रूल आउट हो जाता है या SRA का एंगल इसमें नहीं है, तो मेरा सिर्फ उनसे यही प्रश्न है कि अगर आप कहते हो कि अनमोल बिश्नोई इसमें मुख्य आरोपी है, तो पहले तो आपको अनमोल बिश्नोई ने ये चीज़ कही है कि मुझे कोई बिल्डर ने नहीं कहा है मेरे पिताजी का मर्डर करने के लिए, या तो उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर किया है, या क्या हुआ है? क्योंकि आप कहते हो कि अनमोल बिश्नोई आरोपी है, शुभम लोनकर या कोई और आरोपी है, तो ज़िशान अख्तर, तो उनमें से किसने आपसे बात की है? क्योंकि 3 महीने से तो आप जो मेन कंस्पिरेटर्स हैं उनको तो आप ढूंढ नहीं पाए हो, क्या पता उनको किस बिल्डर ने या किस व्यक्ति ने कहा है ये चीज़ जाके करने की। तो आप एक कंक्लूजन कैसे दे सकते हो जब तक आपने मेन इंसान से बात नहीं की है? अनमोल बिश्नोई तो किसी और देश में जेल में है, तो आप उसको लाइए मुंबई, उससे पूछताछ कीजिए, क्योंकि नहीं तो आए दिन रोज मर्डर होंगे, कल को किसी और के साथ हो जाएगा और आप कहेंगे कि कोई बिश्नोई ने कहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए बहुत ही गंभीर। डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, 216 गवाहों के बयान है, खुद जो पकड़े गए आरोपी हैं उनके बयान है, कन्फेशन है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने 164 है, इतने सारे चीजों को आप कैसे? नहीं, तो ये सारे कन्फेशन ये बता रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई ने किया है ना, मगर अनमोल बिश्नोई को किसने कहा है करने के लिए, वो तो अनमोल बिश्नोई बताएगा ना। मैं थोड़ी नकार रहा हूँ कि अनमोल बिश्नोई ने नहीं किया है। आपके जो भी गवाह है, आपके जो भी सब कुछ है, वो अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा गवाह है, जितने ज़्यादा ठोस सबूत है, इनफैक्ट आपके पास इतने ठोस सबूत है तो आपको तुरंत अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाना चाहिए और उसको सज़ा मुंबई में दिलानी चाहिए। इतनी ताकत रखनी चाहिए। हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ है अमेरिका के साथ, तो क्यों अनमोल बिश्नोई अभी तक देश में नहीं है और क्यों अनमोल बिश्नोई को लाया नहीं जा रहा है? और अनमोल बिश्नोई से आप पूछिए कि अनमोल बिश्नोई को किसने कहा ये करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जो सलमान खान वाला एंगल है, उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बुलेट प्रूफ कांच लगाया जा रहा है, 100 से ज़्यादा उनको प्राइवेट और पुलिस के जो गार्ड्स मुहैया करवाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सलमान को वो बहुत अटेम्प्ट किए मारने के, नहीं हुआ तो फिर उन्होंने बाबा सिद्दीकी के थ्रू मैसेज देना चाहा। गणेश विसर्जन के दिन पहली बार टारगेट किया गया था, आप लोग गणेश विसर्जन में नहीं गए तो उसके बाद टारगेट 12। हम गणेश विसर्जन में भी हमने हमारा बड़ा स्टेज लगा हुआ था, उधर भी थे, मगर अगर पुलिस को ये पता है कि तभी भी इतना हो रहा था, तो तब ये सब जब प्लान हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? 6 महीने पहले एक अफवाह फैली थी पूरी मीडिया में कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है, जब मैं और मेरे पिताजी नाश्ता कर रहे थे लंदन में। तब इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि वो अफवाह किसने फैलाई है, वो अफवाह क्यों फैली गई है, कि क्या वो अफवाह जिसने फैलाई थी वो तो नहीं है मर्डर के पीछे। तब मेरे पिताजी को सिक्योरिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई थी, मेरे पिताजी को एक गार्ड क्यों था,
अगर आपकी अफवाह फैली थी और अगर आप कह रहे हो कि सलमान भाई के मित्र थे, तो उनको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड क्यों था जब वो पूर्व मंत्री थे? हमने बहुत अर्जियां डाली थी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मेरे पिताजी की, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ी क्यों नहीं? ये सबका जवाब कौन देगा? Well, some global developments coming on your screens next. US President-elect Donald Trump, he shared a map on his Truth Social platform depicting Canada as a part of the United States. And this follows his repeated remarks about making Canada the great 51st state of the United States since his election victory back in November. Trump went further in his statement, proposing a merger between the United States and Canada. He argued that such a move would eliminate trade barriers, reduce taxes for Canadians, and bolster their own security. Now, Justin Trudeau, he rejected Trump's controversial proposal, firmly stating that, and I quote, "There isn't a snowball's chance in hell that Canada would become part of the United States." This is outgoing Canadian Prime Minister Justin Trudeau, who strongly rejected the suggestion by the US President-elect Donald Trump that he might use economic force to make Canada the 51st United States state. Now, Justin Trudeau's reaction comes hours after Donald Trump, speaking in Mar-a-Lago, was asked if he was considering using military force to acquire Canada. And in a post on X, he said, and I quote, "There isn't a snowball's chance in hell that Canada would become part of the United States. Workers and communities in both our countries benefit from being each other's biggest trading and security partner." He argued that the United States has spent hundreds of billions of dollars to protect Canada, even as the Americans run a trade deficit. Trump has on numerous occasions suggested that Canada become the 51st state and referred to Trudeau as his governor time and again. Trudeau hitting out sharply at those particular statements. And take a look at this. Before we get into a quick commercial breather here, after the colossal success of KGF Chapter 2, rocking star Yash is back with Toxic, a film that's making waves for its star-studded cast, bold storytelling, and pan-world appeal. On the occasion of Yash's 39th birthday, the makers treated fans to the much-awaited teaser of Toxic. From the tree-cutting saga to movies' provocative theme, here's Sakshi, my colleague, decoding it all. Rocking star Yash unveils the first look of his ambitious film Toxic, a much anticipated one, ladies and gentlemen. It's finally here. After the colossal success of KGF Chapter 2, Yash is back with Toxic, a film that's making waves for its star-studded cast, bold storytelling, and pan-world appeal as well. Directed by Geetu Mohandas and produced by KVN Productions alongside Monstermind Creations, the film is being made on a massive budget. However, the production recently found itself in the midst of controversy with allegations of forest land misuse in Bangalore, where lavish sets were reportedly built after cutting down several, in fact, many trees. Now, on the occasion of Yash's 39th birthday, the maker treated fans to the much-awaited teaser of Toxic. The clip showcases Yash in an electrifying avatar, exuding unparalleled charisma as he enters a luxurious setting, cigar in hand, dressed in a crisp white suit paired with a matching fedora as well. Surrounded by glamour and extravagance, the teaser's climax sees Yash sharing an intimate moment, pouring alcohol on a woman, adding to the provocative tone of the film. Now, speaking about the film, director Geetu Mohandas described Toxic as a fairy tale for grown-ups that defies convention and provokes chaos within us. She in fact added, and let me quote her here, that as we unveil the first look of the film, we also celebrate Yash, a man revered for his vision and swagger. While a lot of fans are thrilled about the teaser, the big question still remains at the end, that can Toxic surpass the towering benchmarks that have been set by Pushpa 2, The Root,